नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। और आज 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कोविड के इलाज, टेस्टिंग और इसके बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी खत्म की जाए, ये कहा है। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म की जाए। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाए, इसकी मांग की है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 43वीं बैठक है हिमांशु ये जीएसटी काउंसिल की, और जिस तरह से लगातार लॉकडाउन हमने देखा है, क्या कुछ उम्मीद इससे करनी चाहिए? कुछ यहाँ पर जीएसटी हटाने की भी कुछ चीजों पर मांग की गई है जिनका फिलहाल इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जो सबसे मुख्य सुझाव रखा गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, विशेषकर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके वित्त मंत्रियों और जीएसटी मंत्रियों की तरफ से, वो ये है कि इस मुश्किल दौर में जब देश एक संकट से जूझ रहा है, जो भी जीएसटी, जो भी कोविड से इलाज से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन्स हैं, इन पर जीएसटी रेट खत्म करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो जीएसटी मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने मुझे फोन पर बातचीत के दौरान ये बताया है कि जीएसटी जो है वो जीरो होना चाहिए। देयर शुड बी जीरो जीएसटी। कोरोना से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स हैं, दवाइयां हैं, कोविड हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उन सब पे जीएसटी हटना चाहिए। और इस पर बहुत प्रमुखता से आज कई वित्त मंत्रियों ने बैठक में इस मांग को रखा है। दूसरी अहम बात जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है, वो जीएसटी कंपेंसेशन को लेकर है। आपको याद होगा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब यह तय किया गया था कि पहले 5 साल में, यानी 2022 तक, जो भी वैट और दूसरे जो टैक्स राज्य सरकारें वसूलती थी, जो बंद हो गया जीएसटी के लागू होने के बाद, उससे जो उनको नुकसान होगा राजस्व का, उसकी भरपाई के लिए कंपेंसेशन भारत सरकार को देना है। लेकिन इस मुश्किल दौर में सरकार का जो अपना प्रोजेक्शन है इस साल का, वो दिखाता है कि 1,56,000 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा जो भारत सरकार सेस इकट्ठा करती है, जिसके जरिए कंपेंसेशन राज्यों को दिया जाता है। और राज्य सरकारें अपनी तरफ से दबाव बढ़ा रही हैं वित्त मंत्री पर कि इस साल में जो कमिटमेंट्स हैं वो सरकार को पूरा करना होगा, क्योंकि ये बाध्यता है, एक संवैधानिक बाध्यता है। और इसलिए इस बात की मांग भी वित्त मंत्री के सामने रखी गई है कि जीएसटी कंपेंसेशन का जो भी ड्यूज है, जो बकाया है राज्यों का, वो केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय समय पर उन्हें मुहैया कराए संकट के इस दौर में, क्योंकि उनके लिए प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। कादम्बरी, इस चीज को लेकर लगातार शिकायत उठती रही है हिमांशु की राज्यों का बकाया नहीं दिया जा रहा है। जो पूरा सिस्टम बना है उसमें लागू होने से पहले भी ये कहा गया था कि राज्यों को परेशानी होगी, लेकिन इस वक्त में जब सभी राज्य जो हैं वो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहे हैं और कई तरह की सुविधाएं जो है उनको देनी होगी, ऐसे में क्या हम ये उम्मीद रखें कि आज इस पर कोई एक पुख्ता फैसला होगा? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अगले दो घंटे में मुझे लगता है अभी करीब 7 बजे वित्त मंत्री जब ब्रीफिंग करेंगी तो बड़ी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जीएसटी के जो नियम हैं उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि हर 2 महीने पर जो भी अलग अलग राज्यों का बकाया बनता है, कंपेंसेशन देना उन्हें जरूरी है, वो पेमेंट उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे वित्त मंत्री ये मानते हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री और जीएसटी मंत्री हैं, कि उन्हें समय पर जो जीएसटी कंपेंसेशन है वो नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है और इसमें कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले ही जो वित्त मंत्रालय का आकलन था उसमें यह दिखाया गया था कि जो शॉर्टफॉल है वो 1,56,000 करोड़ से ज्यादा का है। और अगर आप 7 से 8 हफ्ते में जिस तरह से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, जिसका आपने भी जिक्र किया, अगर उसके असर को आप देखें तो निश्चित तौर पर जो बर्डन है स्टेट्स को कंपेंसेशन देने का, जीएसटी कंपेंसेशन का, वो केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री आज ये जो मांग रखी गई है उनके सामने, इस पर आगे क्या स्पष्टीकरण देती हैं और क्या रोड मैप पेश करती हैं, और क्या भारत सरकार इस साल जो भी बकाया है कंपेंसेशन का राज्यों का वो पूरा कर पाती है कि नहीं। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल सवाल है, इसके लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि वित्त मंत्री जो हैं वो क्या जानकारी देती हैं। उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग है वो शाम 7 बजे होगी और तब साफ होगा कि स्थिति क्या है। वैसे दिल्ली में धीरे धीरे अब लॉकडाउन हटने की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत दी जाएगी। तय कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरों का काम चलता रहेगा, इसकी इजाजत दी जाएगी। हर हफ्ते जनता के सुझावों, एक्सपर्ट्स की राय पर अनलॉक किया जाएगा धीरे धीरे। कोरोना के केस फिर बढ़े तो अनलॉक प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। हम सबको जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में सोमवार 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपदा के समय में दिल्ली में सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली बॉडी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार को बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला हुआ है कि हालात सुधर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन संतुलन के साथ साथ, यानी कि ये ना हो कि एक बार फिर से दिल्ली उसी तरफ चली जाए जहां पर पहले थी। तो ये तय हुआ है कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सबसे पहले राहत देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित लॉकडाउन से अगर कोई होता है तो वो लोग होते हैं जो रोज़ाना कमाने खाने वाले होते हैं। तो फैसला हुआ है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक तय प्रेमाइसिस में जो प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही हैं उनको सोमवार से चलाने की इजाज़त होगी। साथ ही अगर कोई चार दीवारी है, कोई एक तय प्रेमाइसिस है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पर भी मजदूरों को काम करने की इजाज़त होगी। तो ये दो गतिविधियों की इजाज़त अब सोमवार 31 मई से दिल्ली के अंदर होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी। मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को और फैक्ट्रीज को। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, छूट देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो साथ में नियम और शर्तें भी हैं। शर्त यह है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका सभी को पालन करना होगा। साथ ही जो मजदूरों की मूवमेंट होगी या काम करने वालों की मूवमेंट होगी वो ई पास के ज़रिए होगी। ई पास के ज़रिए ही प्राइवेट या पब्लिक व्हीकल में सब ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए व्यवस्था की जाएगी कि जो फैक्ट्री मालिक हों या जो इंडस्ट्री चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं वो अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए थोक में ई पास का इंतज़ाम करा सकें, अप्लाई करा सकें, इसके लिए भी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बेशक दिल्ली के अंदर एक समय जो हालात थे वो ये थे कि 100 लोग टेस्ट करवाते थे तो 36 लोग पॉजिटिव मिल रहे थे। आज 100 लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो 1.5-2 लोग ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक्टिव केस जहाँ एक समय 1 लाख हो गए थे, आज करीब 16,000 के करीब ही रह गए हैं। रोज़ाना एक समय 28,000 के आसपास अप्रैल के महीने में केस आए थे, संक्रमण के मामले आए थे। आज करीब 1,1100 के आसपास ये नए मामले आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो प्रक्रिया होगी अनलॉक की, ये धीरे धीरे चलेगी और अगर कहीं ये देखा गया कि मामले फिर से बढ़ रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया रुक सकती है। और जो अभी छूट भी दी गई है इसमें भी ये कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट है या जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है और फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री है उसको भी बंद करवाया जा सकता है। तो शुरुआत हो रही है अनलॉक की, तो साथ में कुछ नियम शर्तें भी हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और कोरोना से लड़ने की कई तरकीबें निकाली जा रही हैं, कई कोशिशें की जा रही हैं और उन्हीं में एक है संजीवनी ओपीडी, जिसके जरिए देश के किसी कोने से अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टरों की सलाह आप ले सकते हैं। ऐप या वेबसाइट के जरिए इससे जुड़ा जा सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कर टोकन लीजिए और सीधे ऑनलाइन डॉक्टर से जुड़ जाएं। इसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के मरीज जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 17,000 से ज्यादा डॉक्टर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर परिमल कुमार और जानकारी दे रहे हैं। तकनीक के दम पर स्वास्थ्य को लेकर सुझाव का यह तरीका समय की मांग है। गंभीरता सरकार ने दिखाई और लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है, तब जब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते और बीमारी का उपचार भी जरूरी है।
यहाँ पर हम सीजीएच हेडक्वार्टर में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टरों का एक पैनल है और ई संजीवनी ओपीडी, जिसके जरिए आप वेबसाइट के जरिए भी जुड़ सकते हैं और ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। कोई भी आदमी जुड़ सकता है देश भर में किसी भी कोने से, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पर जो कंसल्टेशन होता है। उनको जिस किसी भी समस्या है, चाहे वो कोविड से संबंधित हो या फिर दूसरी बीमारी हो, वो सीधे ऑनलाइन जाके ये व्यवस्था है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो इसकी सुविधा का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए मैम। डॉक्टर शुभला बंसल। डॉक्टर शुभला, ये बताइए कि क्या करना होता है इस पे अगर आपको किसी को इलाज इसमें अगर किसी भी पेशेंट को दिखाना है तो यहाँ पे स्पेशलिटी ओपीडी जो होती है वो मॉर्निंग में 9 to 12 होती है। जनरल ओपीडी उसके बाद भी चलती है। स्पेशलिटी में आप मेडिसिन ओपीडी में भी कंसल्ट कर सकते हैं, ईएनटी में, आई में, ऐसे अलग अलग ओपीडीज में कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ एक ई संजीवनी ऐप के अंदर लॉगिन करना है। अगर आपको स्पेशलिटी में कंसल्ट करना है तो आप स्पेशलिटी पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली जब आपका नंबर आएगा तो उसी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आएगा। जब से ये सेकेंड वेव आई है तब से कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट जो डायबिटिक और अदर कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भी इस समय ई संजीवनी में ही प्रेफर करते हैं, जिससे एक्सपोजर कम हो जाए। एक्सपोजर कम हो जाए। डॉक्टर साहब, अपना भी नाम बताइए आप। डॉक्टर ईशान श्रीवास्तव। ईशान श्रीवास्तव। ईशान जी, कितने देर का प्रोसेस है ई संजीवनी पे अगर कोई जाना चाहे तो? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए बेसिकली, और उसमें आप ओटीपी वगैरह डालेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, फिर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, पेशेंट को अपना नाम, एड्रेस, ये सब भरना पड़ेगा, एंड फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर को आपको मिलना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते होंगे हार्डली रजिस्ट्रेशन के लिए। तमाम राज्य इससे जुड़े हुए हैं, देश भर के तमाम राज्य, और वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो इस व्यवस्था के हिस्सा हैं। और इसमें करीब करीब जो आंकड़ा बताया गया, करीब 17,000 से ज़्यादा डॉक्टर देश भर के जुड़े हुए हैं। ई संजीवनी जो ओपीडी है उस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं और उनको तुरंत वो जो भी सुझाव है वो सुझाव दिए जाते हैं, और उसके बाद उनकी राह जो है इस मायने में आसान हो जाती है, क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ऐसी व्यवस्था सीधे तौर पर आपको इलाज उस वक्त मुहैया करवा देती है जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ओपीडी नहीं चल रही है, हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये कोशिश तकनीक के दम पर स्वास्थ्य सुविधाओं को आपके द्वार तक पहुंचाने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं जागी सरकार। मैंने आगाह किया तो सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। कोरोना की दूसरी लहर के जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। पीएम ने तो कोरोना को हराने का ऐलान तक कर दिया। सरकार और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ नहीं आया। सभी को वैक्सीन नहीं लगी तो अभी कई और लहरें होंगी। विदेश मंत्री भाषण में डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। अपने देश के सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अभी भी बाहरी देशों के लिए दरवाजा बंद नहीं कर रहे। जहां से भी मिले वैक्सीन लो, बहानेबाजी मत करो। लाखों लोग मरे हैं, सरकार अब भी झूठ फैला रही है। कोरोना को लेकर मौत का सरकारी आंकड़ा 100% झूठा है। कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक हमने बात बताई, और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है, और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। वैक्सीन स्ट्रेटेजी के बारे में
मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला, फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की, हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने बहुत जोर दिया इस बात पर कि वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने काफी हीला हवाले की, काफी देर किया। अब तो देर हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस तरह का एक संतुलन आप सजेस्ट करेंगे सरकार को, जैसा कि आप लगातार सुझाव देते रहेंगे कि कितना % लॉकडाउन हो, कितना % अब जैसे वैक्सीन डिले हो रहा है तो क्या कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल, जैसे मैंने पहले कहा था, लॉकडाउन पॉज बटन है, पॉज बटन से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, मास्क से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो चॉइस नहीं है, जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। राहुल गांधी के इन हमलों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नौटंकी शब्द के प्रयोग पर ऐतराज जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि टीकाकरण का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। नारद स्टिंग मामले की गूंज सियासी मैदान में ही नहीं बल्कि अदालतों में भी है। सीबीआई की अर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से हैंडल किया, उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। जस्टिस सिन्हा को डिवीजन बेंच में सीबीआई की याचिका की लिस्टिंग को लेकर कुछ खामियां मिली हैं। उनका कहना है कि मामले के ट्रांसफर के लिए सीबीआई की चिट्ठी को पीआईएल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए था। जज का यह भी कहना है कि हम मजाक बनकर रह गए हैं और हाईकोर्ट के सभी जजों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आचरण हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध है। स्थिति से निपटने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के सभी जजों की बैठक बुलाने को भी कहा है। नारदा मामले का राजनैतिक प्रतिफलन तो सबके सामने है, लेकिन अब इस मामले को लेकर जुडिशियरी में भी हलचल। 24 तारीख का चिट्ठी जस्टिस अरिंदम सिन्हा का, उसको लेके हलचल, जिस चिट्ठी में जस्टिस सिन्हा ने प्रश्न उठाया है जिस तरीके से सीबीआई के एक चिट्ठी पर बेस करके कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसकी सुनवाई की। ये घटना घटी थी 17 तारीख को मई के, जिस दिन 4 हैवीवेट नेताओं को अरेस्ट किया सीबीआई ने नारदा मामले में,
जिनमें से 3 तृणमूल के नेता हैं। अब इनको अरेस्ट करने के बाद जब वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पे गए तो सीबीआई कोर्ट ने इन चारों को बेल दे दिया। उसके बाद सीबीआई चला गया हाई कोर्ट में, ईमेल करके उन्होंने दरख्वास्त किया कि ये केस ट्रांसफर किया जाए। अब ये केस को सिंगल बेंच में जाना चाहिए था, यही कहना है जस्टिस अरिंदम सिन्हा का, पर वो लिया गया डिवीजन बेंच पे और ये उनका कहना है गलत था। उन्होंने कहा है वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ मॉकरी, हाई कोर्ट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, आवर कॉन्डक्ट, जस्टिस सिन्हा ने कहा, आवर कॉन्डक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ द मैजेस्टी दैट द हाई कोर्ट कमांड्स। अब इसका क्या प्रतिफलन होता है इस पर सबका नजर, लेकिन जो सोर्सेज का कहना है इसको लेके कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत ही हलचल मची है और ये बस कलकत्ता हाई कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसको लेके चर्चा चल रही है सारा जुडिशियरी में। कोलकाता से एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं मोनिदीपा बैनर्जी। पिछले साल यानी साल 2020 में देश भर में जिन बच्चों ने कोरोना के कारण मां बाप को खो दिया या जिनके घरों में कमाने वालों की मौत हो गई, उन बच्चों की तत्काल मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मार्च 2020 लॉकडाउन में जिन बच्चों ने माता पिता खो दिए, लॉकडाउन में जिन घरों में कमाने वाले नहीं रहे, इन बच्चों की जरूरतों को तत्काल पूरा करें राज्य सरकार। इन बच्चों के भोजन और रहने का इंतजाम करें। एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर इनकी जानकारी दी जाए। और इस बीच महामारी के चलते सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज की सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक समाधान की उम्मीद है, इसलिए अगली सुनवाई अब 31 मई यानी सोमवार को होगी। हमारे रेजिडेंट एडिटर लीगल अफेयर्स ए वैद्यनाथन इस पर दे रहे हैं और जानकारी। नहीं, आज 2 याचिका थी। पहली याचिका तो कह रहे थे कि जो पूरा जो +2 का एग्जाम है सीबीएसई आईसीएसई की दोनों को रद्द कर दें, क्योंकि कोविड का महामारी है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि पिछली साल जो एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। सो उस स्थिति में इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उन्होंने बाकी एग्जाम को कैंसिल कर दिया। जो पुराने एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उसकी मार्क की बेसिस इनको रिजल्ट डिक्लेयर किया। सो आज एक दूसरा और पिटीशन भी है। दूसरी पिटीशन कह रहा है कि एग्जाम मतलब रद्द मत करो क्योंकि एग्जाम होना जरूरी है। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मिनट के लिए सुना। उन्होंने कहा कि जो पिटीशन की कॉपी है सीबीएसई और आईसीएसई लॉयर को देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात और भी कहा है कि वो कह रहा है आप इसमें मंडे तक जो नेक्स्ट हियरिंग होगा 31 को, तब तक कोई ना कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सो मंडे के दिन ये लिया जाएगा हियरिंग के लिए। उस टाइम सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। इसमें एक और बात भी है, एक जज ने और भी कहा कि जो जून 1 तारीख को सरकार और सीबीएसई ने इसके ऊपर कोई एग्जाम होगा ना होगा इसके ऊपर भी कोई डिसीजन लेगा। सो उससे पहले मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में लॉकडाउन के बीच 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को लेकर एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल सुबह स्कूल में बाहर से ताला लगा था, लेकिन अंदर करीब 35 छात्र परीक्षा दे रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर नायब तहसीलदार और शिक्षा विभाग की टीम को भेजा। यहां 2 क्लासरूम में छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल संचालक ने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन तो किया ही है, अभिभावकों ने भी बच्चों को स्कूल में परीक्षा देने कैसे भेज दिया, इसको लेकर भी जिला और पुलिस प्रशासन सवाल जवाब की तैयारी में है। जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, है ना। और हमारे हिसाब से बहुत निंदनीय है, गलत है। कलेक्टर के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं और एजुकेशन जैसी संस्था के लोग अगर नहीं मानेंगे तो ये बहुत निंदनीय है हमारे साथ। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला ने पुलिस के जवान को थप्पड़ मार दिया। पुलिस का जवान मास्क न पहनने वालों का चालान काट रहा था। इसी दौरान महिला और जवान के बीच में कहासुनी हुई और महिला ने थप्पड़ मार दिया। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर कुछ लोगों ने हमला किया है। सांसद रंजीता कोली एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही थीं जब कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी पर पथराव किया गया जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और सांसद को भी चोट आई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। रंजीता कोली ने 3 दिन पहले कोरोना के आंकड़े छुपाने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे। कोरोना का कहर असम में भी दिखने लगा है। कोरोना से हो रही मौतें बढ़ने लगी हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है। देखिए हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। असम के शवदाह गृहों से कोविड से मरने वालों की तादाद में इजाफे की खबर आ रही है। सरकारी आंकड़ों से ये बात और साफ हो जाती है। 1 अप्रैल से 23 मई तक 53 दिनों में 1623 लोगों की मौत हुई। मृत्यु दर रही 1.08%। पहली लहर में 31 मार्च 2020 से पूरे साल तक मरने वालों की संख्या 1105 रही। मृत्यु दर थी देश की सबसे कम दरों में से एक, बस 0.51%। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में असम की सबसे बड़ी कोविड उपचार व्यवस्था है। यहाँ के डॉक्टर एक चिंताजनक चलन के बारे में बताते हैं कि अब कोविड के गंभीर मरीज अस्पताल बहुत देर में पहुँचाए जाते हैं और भर्ती के 2 दिनों में ही उनकी मौत हो जाती है। हमने 366 मौतों का विश्लेषण किया। उनमें से 182 मौतें अस्पताल में दाखिले के 48 घंटे के अंदर हो गईं। 131 मौतें अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटों के भीतर हुई हैं। गुवाहाटी ही नहीं, असम के और जिलों में भी मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा मौतें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कछार, नागांव और कामरूप मेट्रो में हुई जहां गुवाहाटी आता है। 1 मई को जहां 23 लोगों की मौत हुई वहीं 25 मई को 92 लोग मरे, यानी 4 गुना बढ़त। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी लोग टेस्ट करवाने और अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यों में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग घर पर अलग ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं और शायद सोशल मीडिया के जरिए जो बात फैली है कि अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है, उसने इसे और हवा दी है। सरकार को चाहिए कि नए संक्रमित मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोविड के लिए जो नया प्रोटोकॉल बनाया है उसके तहत सीनियर डॉक्टरों की रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। इससे इलाज का प्रबंधन तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि इस रणनीति से क्या मौतों को काबू किया जा सकता है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के करीब एक छोटा सा हिल स्टेशन है माथेरान। यहाँ आने जाने का इकलौता जरिया घोड़े ही हैं। कोविड से पहले ये कई मुंबईकरों के लिए लगभग हर वीकेंड का ठिकाना रहा। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है जो महीनों से बंद है। अब तो घोड़ों को जिंदा रखना भी चुनौती है। ऐसे में मुंबई की 2 बहनें माथेरान के घोड़ों और उनके मालिकों को बचाने निकली हैं। मुंबई शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है माथेरान। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन भी कहलाता है। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के प्रवासी वाहन सिर्फ घोड़े हैं। 50% परिवार इन घोड़ों पर ही निर्भर है। कोविड ने माथेरान की आमदनी महीनों से बंद कर रखी है। अपने घोड़ों को जिंदा रखना इनके मालिकों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी खत्म हो गई है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है। समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारा घोड़े को हर रोज 250 रुपए का खाना लगता है। माथेरान के घोड़ों और इनके मालिकों की तकलीफ देख मुंबई की 2 बहनों 15 साल की रिदा और 12 साल की दानिया ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की और 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहनों द्वारा राशन और चारे जैसी तमाम मदद माथेरान पहुंचाई जा रही है। माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था।
मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bukomirakl के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे NGO जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। रिदा और नानिया को इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स और फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पर हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों ने उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट किया जो कि हमें जानते तक नहीं थे। रिदा खान, लीदा खान 15 साल और 12 साल की ये लड़कियां, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए कि यहाँ के उनके जो केयरटेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले हैं इधर। इस छोटे से हिल स्टेशन में इन छोटी बहनों की मदद बड़ी राहत बनकर पहुंची है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुशील कुमार खुद डंडा लेकर सागर पर हमला करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुशील ने अपने दोस्त प्रिंस से बनवाया था ताकि उसका दबदबा नजर आए। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को कई दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया था। इधर कल सुशील को क्राइम ब्रांच की टीम हत्या से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में चंडीगढ़ लेकर गई थी। खबरों के मुताबिक सुशील ने वारदात में शामिल कई लोगों के नाम बताए हैं जिनमें कुछ चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में जहरीली देसी शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब आधा दर्जन लोग बीमार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी लोगों पर NSA लगाने को कहा है। अलीगढ़ के कुछ गांव में लोगों ने एक ही ठेकेदार की शराब की 2 दुकानों से शराब खरीदी थी जिसके बाद ये हादसा हुआ। प्रशासन ने दोनों दुकानों से शराब के सैंपल जमा कर उन्हें सील कर दिया है। इस घटना को लेकर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आज प्रातः काल में पुलिस को सूचना दी गई कि करसुआ गांव जो है वहां पर जो IOCL का प्लांट है उस जगह पर 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। पुलिस यहां तत्काल आई तो वहां पता चला कि ये शराब पीने से ये मौत हुई है। उसके बाद जो गांव से पता चला कि 3 और लोगों की गांव में भी मौत हुई। पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया। पत्र में कहा गया कि सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में जो तिरंगा लगा है वो राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। संस्कृति मंत्री का कहना है कि केजरीवाल के बैकग्राउंड में जिस तरह से हरे कलर को दबाया गया है और सफेद कलर को बड़ा किया गया है वो राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। गंगा के कुछ घाटों का पानी वहां पर दिख रहा है कि काफी हरा हो गया है, यानी उसमें काई जम गई है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जानकारों की माने तो ये चिंता की बात है और ये हालत गंगा की वहां पर है उस संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है। ये बनारस के सिंधिया घाट के आसपास की गंगा है। आप इसके पानी पर गौर कीजिए, इसमें और किसी गंदे ठहरे पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी हरा हो गया है इसलिए कि इसमें काई जम गई है। अब इतने गंदे और जहरीले पानी में कोई उतरने की हिम्मत कैसे करे? राधे कृष्ण रस्तोगी बीते 40 साल से गंगा स्नान के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों गंगा की ये दशा देखकर
बेहद दुखी हैं। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा, जो काई आज जम रही है, जैसे वरुणा नदी में जम जाती है। राधे कृष्ण की तरह ही घाट के तीर्थ पुरोहित भी गंगा की इस दशा को देखकर बेहद चिंतित हैं। गंगा की स्थिति एक श्लोक है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। यानी 400 कोस दूरी पे गंगा का नाम लीजिए, गंगा की हवा लग जाए, स्नान करने का फल होता है। लेकिन ये गंगा का हाल देखिए, ऐसा कभी देखा गया नहीं है। कई दशकों से गंगा प्रदूषण के लिए गंगा अनुसंधान प्रयोगशाला चला रहे संकट मोचन मंदिर के महंत इसका एक बड़ा कारण ललिता घाट के सामने गंगा के भीतर बन रहे प्लेटफॉर्म को मानते हैं, जिसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। कभी इधर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपके ललिता घाट पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और संजोग से वो रिवर बेड में घुस के बन रहा है, तो वो कायदे से देखिए तो नेचुरल जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। हमारे ख्याल से 30-35 मीटर उसकी चौड़ाई है गंगा जी के पार्ट के अंदर, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्लो भी इफेक्ट होगा। और ये जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ के वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। गौरतलब बात यह है कि पहले 80 से लेकर ललिता घाट तक गंगा का पानी हरा नहीं था, उसके आगे के घाटों में ही हरा पानी दिख रहा है। हालांकि तेज हवा चलने के कारण अब बाकी के घाटों में भी पानी हरा नजर आने लगा है। गंगा तकरीबन 40 करोड़ लोगों की जीवन धारा है। पीने के पानी से लेकर खेती तक हम गंगा पर निर्भर हैं। गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए भी हमें गंगा चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि कैसी गंगा, साफ सुथरी या फिर इस तरह जिसका पानी हरा हो गया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।